नमस्कार। 12वीं क्लास की हिंदी की अर्धवार्षिक परीक्षा नज़दीक है और जाहिर है थोड़ी टेंशन तो होती ही है। तो चलिए आज मिलकर एक मॉडल पेपर को समझते हैं और देखते हैं कि कौन से सवाल हैं जो एग्जाम में तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। ये पूरा विश्लेषण तैयारी को एक नई दिशा देगा, पक्का। तो चलिए बिना एक पल भी गवाए सीधे उन सवालों पर आते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। इनको तैयारी का सेंटर पॉइंट बनाना है, क्योंकि पूरी संभावना है कि इनमें से कुछ सवाल असली पेपर में हूबहू देखने को मिल जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं परीक्षा की बिल्कुल बुनियाद से। भाई जैसे किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है ना, वैसे ही हिंदी के पेपर में वो नींव है भाषा और व्याकरण। तो देखते हैं इससे जुड़े कुछ सबसे जरूरी सवाल। हिंदी की बोलियों को लेकर ना अक्सर एक सवाल फंसा ही देता है। देखिए, हिंदी को मोटे तौर पर पश्चिमी और पूर्वी बोलियों में बांटा गया है। अब सवाल ये बनता है कि इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, खड़ी बोली, ब्रज और कनौजी ये तीनों पश्चिमी हैं, लेकिन अवधी जी नहीं, वो पूर्वी हिंदी की है। और बस यही छोटा सा फर्क पूरे नंबर दिला सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं शब्द शक्ति की। मतलब एक ही शब्द के कितने अलग अलग चेहरे हो सकते हैं, है ना। पहला है अभिधा, यानी एकदम सीधा साधा मतलब, जैसे गाय दूध देती है, सिंपल। दूसरा है लक्षणा, जहां बात लक्षणों के आधार पर होती है, जैसे किसी बहुत मूर्ख इंसान के लिए कहा जाए वो तो निरा गधा है। और तीसरा है व्यंजना, जहां अर्थ छिपा होता है। मान लीजिए शाम को कोई कहे अरे अंधेरा हो गया, तो इसका असल मतलब हो सकता है चलो अब घर चलते हैं। एक और बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही जरूरी सवाल, लिपि क्या होती है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो भाषा को लिखने का तरीका। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि वो है देवनागरी। ये समझ लीजिए कि 1 नंबर का पक्का सवाल है, इसको तो भूलना ही नहीं है। चलिए अब व्याकरण से निकलकर कविता के सौंदर्य में गोता लगाते हैं, यानी अलंकारों की दुनिया में। पंक्तियों के बीच जो छिपा हुआ अर्थ होता है ना, उसे समझने के लिए अलंकारों को पहचानना भाई बहुत जरूरी है। जरा इस पंक्ति पर गौर कीजिए। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी के समान। अब यहाँ उर्वशी शब्द 2 बार आया है। पहली नजर में तो यही लगता है कि एक ही बात कही जा रही है, पर क्या सच में दोनों का मतलब एक ही है? बिल्कुल नहीं। और बस यहीं पर यमक अलंकार का जादू शुरू होता है। नियम एकदम सीधा है, शब्द एक लेकिन हर बार अर्थ नया। यहाँ जो पहला उर्वशी है उसका मतलब है उर में बसी, यानी दिल में बसने वाली। और दूसरा उर्वशी वो तो स्वर्ग की अप्सरा का नाम है। देखा कैसे एक ही शब्द ने पूरी पंक्ति को कितना गहरा बना दिया। कमाल है। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। पंक्ति है पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं, किस चीज की बात हो रही है। यह इस्तेमाल हुआ है उपमा अलंकार, और इसका मूल मंत्र क्या है? तुलना, यानी कंपैरिजन। कवि कह रहे हैं कि मन ठीक वैसे ही डोल रहा है जैसे हवा में पीपल का पत्ता डोलता है। तो बस ये पहचान याद रखनी है, जहां भी जैसा, सा, सरिस, समान जैसे शब्दों से तुलना की जा रही हो, वहां उपमा अलंकार ही होता है। तो व्याकरण की नींव तो मजबूत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कहानियों और कविताओं की दुनिया की तरफ। अब बारी है गद्य और पद्य के उन सवालों की जो सीधे सीधे पाठ की समझ को परखते हैं। कुंवर नारायण जी की रचनाओं से ये सवाल अक्सर बनता है, इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कविता के बहाने ली गई है इन दिनों संग्रह से, और बात सीधी थी पर ली गई है कोई दूसरा नहीं से। ये जोड़ी मिलाने वाले सवालों में भी आ सकता है या फिर सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट नोट करने जैसा है। चलिए अब वक्त है एक रैपिड फायर राउंड का, कुछ फटाफट सवाल जवाब। सीरीज के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्तिन का जीवन कितने परिच्छेदों में बंटा है? सही जवाब 4। उषा कविता किसने लिखी? शमशेर बहादुर सिंह ने। और ये पंक्तियां पूरी करते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, और मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे नंबर दिलाते हैं। तो फैक्ट्स और आंकड़ों से आगे बढ़कर अब कहानियों और कविताओं की आत्मा को समझते हैं। मतलब उनका सेंट्रल आइडिया क्या है, उनका केंद्रीय भाव क्या है, और यहाँ रटने से ज्यादा समझने की जरूरत है। सोचिए, सिल्वर वेडिंग कहानी, उसका केंद्रीय द्वंद्व क्या है?
मतलब ये कहानी आखिर किस मुख्य टकराव पर आधारित है? इसका जवाब बस एक लाइन में है, पीढ़ियों का टकराव, जनरेशन गैप। ये कहानी एक तरफ यशोधर बाबू की पुरानी पारंपरिक दुनिया और दूसरी तरफ उनके बच्चों की एकदम मॉडर्न सोच, इसी के बीच की खाई को दिखाती है। एक है जो अतीत में जीना चाहता है और दूसरे हैं जो भविष्य की ओर भाग रहे हैं, और यही टकराव तो इस कहानी की जान है। अच्छा, अगला सवाल पहलवान की ढोलक से। कहानी तो याद ही होगी। सवाल ये है कि उस कहानी में किस महामारी का जिक्र है? अब यहाँ एक छोटा सा पेच है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी में मलेरिया और हैजा दोनों का जिक्र आता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दिए हों तो पहले प्राथमिकता मलेरिया को देनी है। क्यों? क्योंकि कहानी में उसका असर ज्यादा बड़े पैमाने पर दिखाया गया है। अब बात करते हैं कविता कैमरे में बंद अपाहिज की। इस कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? ये कविता असल में किस चीज की आलोचना करती है? ये कविता टेलीविजन मीडिया की जो संवेदनहीनता है, जो शोषण करने की आदत है और उसका जो दिखावटीपन है, उस पर एक बहुत तीखा कटाक्ष है, एक व्यंग्य है। ये कविता दिखाती है कि कैसे मीडिया किसी की पीड़ा को, किसी के दर्द को भी एक प्रोडक्ट बनाकर बेचता है और उसका तमाशा बना देता है। तो हमने व्याकरण, अलंकार और पाठों से जुड़े जरूरी सवाल समझ लिए हैं। अब इन सब को मिलाकर एक फाइनल रिवीजन लिस्ट बनाते हैं। ये वो लिस्ट है जिसे परीक्षा से ठीक पहले एक नज़र देखना ही देखना है। ये रही वो सफलता की चेकलिस्ट। पहला, यमक और उपमा अलंकार के नियम एकदम पक्के होने चाहिए। दूसरा, लेखक और उनकी रचनाओं की जोड़ी, वो तो रटी होनी चाहिए। तीसरा, शब्द शक्ति के तीनों प्रकारों का अंतर बिल्कुल साफ होना चाहिए। और चौथा, सिल्वर वेडिंग जैसे पाठों का जो केंद्रीय भाव है, जैसे पीढ़ियों का टकराव, उसे एक बार फिर से दोहराना है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब असली काम शुरू होता है। एक पल रुककर सोचने की जरूरत है। वो कौन सा एक टॉपिक है जिस पर सबसे ज्यादा काम करना बाकी है? बस उसी कमजोरी को पहचानना है और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।